आज से 3 महीने पहले जब पंजाब सब कुछ जीतता जा रहा था, तो उस टाइम पे अगर कोई मुझे कहता कि श्रेयस अय्यर की कप्तानी को लेके सभी बहुत बड़े डाउट्स होंगे, तो शायद मैं उसे बिलीव ही ना करता। पर चीज़ें बदली, आईपीएल में भी उन्होंने बैक टू बैक मैचेस लूज़ किए और इंडिया के लिए तो अभी तक वो अपना खाता ही नहीं खोल पाए हैं। 7 मैचेस के बाद 6 मैचेस हारे हैं और 1 मैच जो बारिश के कारण रद्द हुआ, वहाँ पे भी लग रहा था कि शायद उन्हें हार का ही सामना करना पड़ता। ऐसे में हम जनरली ज़िम्बाब्वे में अपनी बी, सी टीम्स को भेजते हैं, पर इस बार हमने ऑलमोस्ट अपनी फुल स्ट्रेंथ स्क्वाड को ही वहाँ पे उतारा है। तो क्या बदला है? ऑब्वियसली ये कप्तान चाहता है कि फाइनली सीरीज़ उनके नाम हो, पर चीज़ें उतनी आसान नहीं होगी क्योंकि ज़िम्बाब्वे ने अपनी क्रिकेट को काफ़ी इम्प्रूव किया। वर्ल्ड कप में उन्होंने बहुत लोगों को सरप्राइज़ किया था। ऑस्ट्रेलिया से जीते थे, अब सबने देखा होगा किस तरह से उन्होंने गेम खेली थी और उसी के साथ-साथ बांग्लादेश को भी बहुत बुरी तरह हराया। जहाँ बांग्लादेश ये स्टेटमेंट देके आया था कि वो ऑस्ट्रेलिया सीरीज़ के लिए प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो बुरी तरह हार के यहाँ से गए। एक टीम जो बैलेंस दिख रही है, जिसमें हर तरह का पैनापन है, वो अब इंडिया के सामने भिड़ेगी। तो क्या हम मैचअप्स और किस तरह का प्लेइंग 11 हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो थोड़ा-सा देखने लायक होगा। इंडिया का अगर स्क्वाड देखें, तो यहाँ पे इंडिया ने बहुत सारे यंगस्टर्स को मौका दिया है। पेस में अशोक शर्मा, जिनको आपने आईपीएल में गेंद डालते हुए देखा होगा जीटी के लिए, पेस है, बट हाँ, उतना अभी नाम नहीं बना पाए थे, जो हमने मयंक यादव से उम्मीद की थी, उनके पहले सीज़न के बाद। जी हाँ, मयंक यादव भी हैं, ज़्यादा कुछ खेले नहीं हैं, आईपीएल में भी एक भी विकेट लेने में कामयाब नहीं हो पाए थे। यहाँ पे देखते हैं क्या होता है, बहुत कुछ उन्हें प्रूव करना पड़ेगा। यश ठाकुर हैं, जो अभी श्रीलंका ए टॉर से आ रहे हैं, वहाँ पे ठीक-ठाक बॉलिंग की थी, पर हाँ, गुरनूर बरार ने उन्हें ओवरशैडो किया था। उनसे भी कुछ-कुछ उम्मीदें होंगी। प्रिंस यादव को फिर से कंटिन्यूटी मिली है। ओवरऑल तौर पे काफ़ी इम्प्रेस किया था, पर लॉर्ड्स में काफ़ी ज़्यादा थके हुए दिख रहे थे। ये देखने लायक होगा कि क्या वो उस मोमेंटम को आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाते हैं कि नहीं। वरुण चक्रवर्ती इंजरी के चलते बाहर हो चुके हैं, उनकी जगह अब इस स्क्वाड में फिर से रवि बिश्नोई आए हैं। जी हाँ, वही रवि बिश्नोई जिन्हें मैनचेस्टर में बहुत मार पड़ी थी और एक जीता हुआ मैच उन्होंने ऑलमोस्ट हरवा दिया था, तो उन पे भी इस टाइम पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा। उसके साथ-साथ स्क्वाड में रिंकू सिंह की भी वापसी हुई है। चीज़ें बहुत बदली हैं रिंकू सिंह के बारे में। अगर मैं प्रैक्टिकली बोलूँ तो स्पिन के अगेंस्ट वो बहुत ज़्यादा फँसने शुरू हो गए थे। पूरे वर्ल्ड कप में हमने वो देखा, इवन आईपीएल की पहली गेम्स 5 अगर देखें तो यही कुछ पैटर्न था। उसके बाद उनके कोच अभिषेक नायर ने उनके ऊपर काम किया। अब नायर ने उन्हें बहुत ज़्यादा टाइम से ऑब्ज़र्व किया, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बेसिकली उनका ट्रिगर मूवमेंट चेंज किया। ट्रिगर मूवमेंट में अब रिंकू सिंह इनसाइड द लाइन ऑफ द बॉल आ जाते हैं, जिसके कारण अब वो लेग साइड के फील्ड को और एक्सेस कर पाते हैं। पहले वो लेग साइड पे फँस रहे थे, अब वो स्क्वायर ऑफ द विकेट या बिहाइंड द स्क्वायर जो फाइन लेग रीजन होता है, वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा मारने लग गए हैं। उसके चलते उनके अगले 4 मैचेज़ में आईपीएल में 217 रन ऐड हुए, जिसमें वो एक बार भी डिसमिस भी नहीं हुए थे और वहाँ पे उन्होंने बैक टू बैक मैचेज़ केकेआर के लिए जीते थे, जिसके कारण केकेआर फिर से प्लेऑफ की दौड़ में भी आ गया था। तो ये एक एवोल्यूशन हुआ है और कहीं न कहीं हमने वो फिनिशिंग एबिलिटीज़ को मिस भी किया है, जो लास्ट 3-4 ओवरों में रिंकू सिंह दिखा पाते हैं। क्या वो इस प्लेइंग 11 का पार्ट बनेंगे? वो देखने लायक होगा। उसी के साथ-साथ कुछ और भी हैं, हर्ष दूबे भी वापस आए हैं। जी हाँ, उन्हें भी इंडियन क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा रेट किया जाता है, बट अभी तक वैसा-सा परफ़ॉर्मेंस नहीं निकल के आया है, तो उन पे भी काफ़ी प्रेशर होगा क्योंकि इस स्क्वाड में अब वो दूसरे स्पिनर होंगे अलोंग विद रवि बिश्नोई, तो वहाँ पे थोड़ा-सा देखने लायक होगा। एक चीज़ है, कुलदीप यादव को ऑब्वियसली फिर से मौका नहीं मिला। वो अभी भी बैफलिंग है। स्टैट्स देखे, चीज़ें देखी, ओडीआई क्रिकेट में जहाँ पे वो इस टाइम पे अभी भी शायद एडम ज़ैम्पा और आदिल रशीद की प्रेज़ेंस में रिकॉर्ड वाइज़ दुनिया के सबसे बेहतरीन रिस्ट स्पिनर हैं, वहाँ पे टी20 से वो फ़ेवर से इतनी बाहर क्यों गिर गए हैं, किसी को अभी तक समझ नहीं आता। मेरे हिसाब से शायद रवि बिश्नोई की जगह उन्हें जगह मिल सकती थी, पर वो स्क्वाड का पार्ट नहीं है। और जिस तरह से लॉर्ड्स की पिच में भी उन्हें नहीं खिलाया गया, लग रहा है कि शायद अब उनका करियर शायद समाप्ति की तरफ ही चल पड़ा है। बैटिंग ऑलमोस्ट इंग्लैंड टूर वाली ही हमें दिखेगी। ओपन करते हुए दिखेंगे अभिषेक शर्मा, उनके साथ वैभव सूर्यवंशी, वन डाउन ईशान किशन। ईशान किशन एशियन कंडीशंस में स्टेक्स बहुत डिफरेंट है, यहाँ चीज़ें बदल गई हैं। वैभव सूर्यवंशी की भी स्टार्ट उस लेवल की नहीं हुई, 3 मैचेस में हाईएस्ट स्कोर 15 ही रहा है। पर हाँ, अब वो उस ग्राउंड, उस कंट्री में वापस आए हैं, जहाँ पे उन्होंने अंडर 19 के फाइनल्स में 80 बॉलों में 175 मार के पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया था। उन्हीं पिचेस के ऊपर ऑब्वियसली डिफरेंट बॉलिंग अटैक के अगेंस्ट उन्हें अब खेलना पड़ेगा।
हमने देखा कि जोफ्रा आर्चर ने डाउन द लेग साइड शॉर्ट बॉल पे उन्हें काफ़ी ज़्यादा फँसाया था। इस चीज़ को इवन ब्लेसिंग मज़रबानी ने भी ध्यान रखा होगा। फ़र्क ये है, जहाँ ब्लेसिंग मज़रबानी के पास हाइट जोफ्रा से ज़्यादा है, पेस उतना नहीं है। तो वो अब थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग होगा कि क्या जो हरारे की जनरली पिचेज़ होती हैं, उनके ऊपर इस तरह से वैभव सूर्यवंशी को फँसाया जा सकता है, या वैभव सूर्यवंशी के पास इस चीज़ का भी तोड़ है, जिस तरह से उन्होंने अपने यंग करियर में बार-बार हमें इम्प्रेस किया है, अपने आप को इवॉल्व करते हुए दिखा के। अभिषेक शर्मा का ठीक-ठाक सा सीज़न आया था, ठीक-ठाक सी सीरीज़ थी। ओवरऑल हम देखें तो अराउंड 30 के आस-पास की एवरेज से वो खेले थे, इतना बुरा नहीं था, बट हाँ, उसे और बेटर करने की कोशिश करना वो चाहेंगे। श्रेयस अय्यर जो उस तौर पे वन ऑफ द बेस्ट टी20 बैटर्स लगे थे अमंग ऑल द इंडियन प्लेयर्स, फिर से चाहेंगे कि उस तरह की कंटिन्यूटी को मेंटेन करें और वो शायद नंबर 4 पे बैट करते दिखेंगे। 5 पे तिलक वर्मा, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स हैं उनके ऊपर। लास्ट टी20 में उन्होंने एक तेज़ 50 ज़रूर स्कोर की थी, पर ओवरऑल उनकी स्ट्राइक रेट और उनकी स्पिन के अगेंस्ट बैटिंग को लेके बहुत क्वेश्चंस हैं। जनरली अगर आप पॉइंट रीजन को ब्लॉक कर देते हैं, तो उनका रिवर्स स्वीप आउट ऑफ पिक्चर चला जाता है और उसके बाद अपने क्लोज स्टांस के चलते वो भी लेग साइड को इतनी ईज़िली एक्सेस नहीं कर पाते हैं। 6 पे शिवम दुबे होंगे, स्टॉक उनका भी नीचे गिरता जा रहा है, नो डाउट। इस तरह की स्पॉन्जी विकेट्स जो हरारे में होती हैं, वहाँ पे उनके लंबे कद का उन्हें फ़ायदा मिलेगा और वो शायद इंडिया के लिए 5th और 6th बॉलिंग ऑप्शन की तरह भी यहाँ पे आ सकते हैं। उसके बाद 7 पे रिंकू सिंह खेलेंगे या फिर से श्रेयान शेडगे को मौका मिलेगा ताकि वो बॉलिंग का भी अपना एक और विकल्प सामने लेके आ पाएँ, वो देखने लायक होगा। अदरवाइज़ मेरे हिसाब से फिनिशिंग एबिलिटी में रिंकू सिंह होने चाहिए, बट हाँ, क्योंकि स्क्वाड में बॉलिंग ऑप्शन थोड़ी लिमिटेड हैं, इससे छोटी-सी चीज़ें डिफरेंट हो सकती हैं। इंडिया जनरली 8 तक बैटिंग खिलाता ही है, इसलिए 8 पे मैं शिवम दुबे और श्रेयांश शेगड़े या रिंकू सिंह के बाद अब हर्ष दुबे को ही देखता हूँ। तो ये हमारा 8 तक हो गया, देन 3 बॉलर्स कौन हो सकते हैं? वहाँ पे मुझे लग रहा है कि अगर ऑलरेडी हमारे पास हर्ष दुबे होंगे और जिस तरह से रवि बिश्नोई की फ़ॉर्म रही है, शायद इंडिया पेसर्स के साथ जाए। मयंक यादव और अशोक शर्मा में से मुझे लग रहा है सिर्फ़ एक को ही चांस मिलेगा। प्रिंस यादव शायद स्टार्ट करते हुए दिखेंगे और उनके साथ यश ठाकुर भी इस प्लेइंग 11 का पार्ट हो सकते हैं। काफ़ी सारी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ऑलरेडी ऐसी सीरीज़ नहीं है जिसमें हम अपनी बीसी टीम को भेज के कॉन्फिडेंटली सोच सकते हैं कि हम 3-0 से जीत के आएँगे। चीज़ें बहुत ज़्यादा बदल सकती है। एक ऐसी सीरीज़ जहाँ पे इंडियन टीम के पास खोने को ज़्यादा है और पाने को कुछ ऐसा नहीं है। जीतते हैं तो कोई बहुत ज़्यादा किसी ने इम्पोर्टेंस नहीं देनी, पर अगर हारते हैं तो शायद इंडियन क्रिकेट में बहुत कुछ बदल सकता है। गौतम गंभीर नहीं होंगे इस स्क्वाड का पार्ट, उनको अब ऑलरेडी ब्रेक दे दी गई है, तो इसमें अब नए कोच वीवीएस लक्ष्मण साथ में होंगे। चीज़ें डिफरेंट होंगी, पर हाँ, क्या इंडिया इस टी20 के जिंक्स को तोड़ पाता है? क्या इंडिया वर्ल्ड चैंपियन के अपने उस टाइटल को जस्टिफाई कर पाता है? ये देखने लायक होगा। तो आपका इन सब के बारे में क्या मानना है? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पक्का बताएँ और अपने इनपुट्स पक्का से हमारे साथ शेयर करें। धन्यवाद।